डियर स्टूडेंट, बेटा आज की इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई बायोलॉजी के आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 55। बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब पता है क्या था? आनुवंशिकता, यानी कि जो आप लोगों के जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको वो किसके आधार पर काम कर रहे हैं। एंड वेरिएशंस, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं मतलब भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में बात करेगा ये आपसे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है? मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। काफ़ी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मैं 10th लेवल में पढ़ चुका हूँ, लेकिन 10th में हम लोग पढ़ तो चुके हैं, बट इसमें 10th से थोड़ा सा अलग आएगा। क्या आएगा? इसमें हम लोगों के मेंडल के लॉ के साथ उनके एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीन के इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ठीक है। म्यूटेशन पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये लास्ट के दोनों बेटा एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये तो पूरे मेंडल वाले में आ जाएगा, लास्ट के दो हैं ये आप लोगों के अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अब देखो क्या कह रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड, आप लोगों को आश्चर्य होगा, व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली ए बेबी एलिफेंट, कि क्यों एक हाथी जो है वो केवल बेबी हाथी को प्रोड्यूस करता है, एंड नॉट सम अदर एनिमल, और वो किसी दूसरे को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और वाई मैंगो सीड, और क्यों एक मैंगो सीड जो है फॉर्म्स ओनली ए मैंगो प्लांट, वो एक मैंगो प्लांट को प्रोड्यूस करता है, नॉट ओनली अदर प्लांट, किसी दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई इसने जानवर का एग्जाम्पल भी दे दिया और इसने क्या दे दिया? आप लोगों के पौधों का भी दे दिया। गिवन दैट दे डू सो, भाई वो ऐसा करते हैं। आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या ऑफस्प्रिंग्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं? आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम। अच्छा, सेम किस मैनर के अंदर? सेम बेटा आप लोगों के किस मैनर के अंदर सेम है? जनरली वो अपने जेनेटिक मैनर के अंदर और फिजिकल मैनर में, ठीक है ना। और डू दे शो डिफरेंसेस, और क्या वो डिफरेंसेस शो करते हैं इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में। हैव यू एवर वंडर्ड, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, वाई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब पता है क्या होता है? एक ही माँ बाप के जन्मे हुए बच्चे, यानी कि सगे भाई बहन, ठीक है। ओके, समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, ओके, कि भाई सगे भाई बहन है वो कभी कभी एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? तो कारण तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा ना। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं। ओके, और समटाइम इवन सो डिफरेंट, और वो क्या है कि कभी कभी अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी तो सिमिलर होता है और कोई कोई अलग भी होते हैं। दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस, ये और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आर डील्ड विद साइंटिफिकली, उनको क्या है साइंटिफिक मैनर के अंदर डील किया जाता है इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में पढ़े जाते हैं बेटा? जेनेटिक्स में पढ़े जाते हैं। जेनेटिक्स को आप लोग क्या बोलते हो? आनुवांशिकी। क्या बोलते हो बेटा? आनुवांशिकी। ओके, दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस, ये सब्जेक्ट जो इनहेरिटेंस से डील करता है, एज वेल एज भाई इसके साथ साथ द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आई बात समझ में? भाई कैरेक्टर के वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। इनहेरिटेंस जो एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन द पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है ना। कैरेक्टर्स जो वो ट्रांसफर किए जाते हैं ऑन पेरेंट, पेरेंट से उनके प्रोजेनी के अंदर। इट इज़ अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये क्या एक आधार है हेरिडिटी का। ओके, वेरिएशन इज द, अच्छा वेरिएशन की डेफिनेशन बेटा यहाँ से आती है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा या जिसके कारण जो कोई भी प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से क्या है बेटा? डिफरेंट होती है। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज, अच्छा मनुष्य, ठीक है, मनुष्य को हम लोग जानते हैं भाई 8000 से 1000 BC पूर्व से, दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। अब मनुष्य को हम लोग जानते तो हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को ये पता है कि भाई सबसे जो बड़ा मेन कॉज है उसको वो क्या है? वेरिएशन का, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। दे एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है उजागर करना है, बाहर लेके आना। The variation that were naturally present in the wild population of the plant and animal to selectively breed and select for the organism that possessed desirable character। आई बात समझ में? भाई वो वेरिएशंस को निकाल कर आते हैं कि इनमें वाइल्ड स्पीशीज में, ओके, प्लांट और एनिमल वगैरह के अंदर प्रोसेस डिजायरेबल कैरेक्टर के। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन भाई, ओके, एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल का मतलब होता है बेटा पूर्वज, ओके। Ancestor wild cow, we have well known
इंडियन ब्रीड। अच्छा, तो हम लोग अगर हम लोग बात करें भाई एक जंगली प्रजाति की बात करें या फिर डोमेस्टिकेटेड की बात करें, तो हम लोगों के पास इंडियन काऊ है, साइवल काऊ इन पंजाब, भाई पंजाब के अंदर है। मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज थ्रू आउट एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। अब पता क्या है, साइवल काऊ का इसने एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? उसने बोला कि ये जंगली गाय थी, लेकिन इनको फिर लोगों ने घरों में पालना स्टार्ट किया, तो पालने के बाद वो क्या कर दिए, घर में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिनोमेना। अब ये क्या कह रहा है, पहला टॉपिक आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है भाई। मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए कौन कौन से लॉ दिए हम लोगों को, वो पढ़ने। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, भाई ये उस समय की बात है जब 19 का बीच का था, यानी कि 1800 से लेकर 1900 के बीच के समय की बात है। द हेड अवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है ना। एक पैरामीटर तैयार किया गया इनहेरिटेंस को तैयार करने के लिए। ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन, बेटा अंडरलाइन कर दीजिएगा, उनके जो टॉपिक थे वो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब पता क्या है भाई, कोई भी प्रोजेनी ए है, ओके, ए और बी के दोनों कैरेक्टर आप मिला के एक नई प्रोजेनी सी बना रहे हो, तो इस मिलाने वाले प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इस प्रोजेनी को आप लोग क्या बोलते हो, हाइब्रिड। प्रोजेनी को क्या बोलते हो बेटा, हाइब्रिड। तो ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी के ऊपर फॉर द 7 years, 7 साल के लिए, इन 1856, ठीक है, 1856 से लेकर 1863, 7 साल के बीच में। एंड प्रपोज, और निष्कर्ष निकाले, दैट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने क्या दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दे दिया, ठीक है ना, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, मेंडल की इन्वेस्टिगेशन की अगर हम लोग बात करें इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न के अंदर, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्या है, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भाई ये क्या था, सबसे पहली बार था। अब उससे पहले किसी ने भी आनुवंशिकता के बारे में नहीं बताया था बेटा, ठीक है। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, दैट स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक मतलब आंकड़े, स्टैटिक का मतलब क्या था, आंकड़े, आंकड़ों की गणनाएं करना, आंकड़ों की गणनाएं करना, मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी। आई बात समझ में, ये पहली बार था कि जब किसी भी वैज्ञानिक ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए मैथ का यूज़ किया था। ये लाइन कह रही है, इस एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम के लेवल के ऊपर गया, विच गिव द ग्रेट क्रेडिबिलिटी टू डेटा। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है बेटा उजागर करना, लेके आना, ठीक है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या था, उजागर करना, लेके आना, डेटा दैट ही कलेक्टेड, द कन्फर्मेशन, ठीक है ना, जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। ऑल्सो द कन्फर्मेशन फॉर हिज इन्फेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट। अब क्या किया, इसके अलावा उसने भाई अपने जो सक्सेसिव जनरेशन्स यानी कि क्रॉस की थी, पूरे के पूरे जो जनरेशन बनाए थे, उन जनरेशन के बेस के ऊपर भी उन्होंने क्या किया, टेस्ट प्लांट वगैरह को सेलेक्ट करने के लिए बनाया। प्रूव दैट, उन्होंने ये माना, हिज रिजल्ट, जो उसके रिजल्ट थे, पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस rather than being characters in the garden pea plant, ठीक है, rather than being unsubstained ideas। आई बात समझ में। अब ये क्या किया कि मेंडल ने उनका आंकड़ों की गणितीय विश्लेषण किया, और गणितीय विश्लेषण करने के बाद उन्होंने क्या किया, नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो गणितीय विश्लेषण करने के बाद उन्होंने क्या किया, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो गणितीय विश्लेषण जिस तरीके से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, नए नए रूल दिए, ठीक है ना। ओके, मेंडल इन्वेस्टिगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड मतलब दर्शाए जाते हैं, दर्शाना, एज टू अपोजिट ट्रेट्स। अब एक तो कैरेक्टर होता है, एक लक्षण है, उसके दो अपोजिट ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अभी ये पॉइंटर्स को बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट। अच्छा, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का बेटा क्या है, हाइट है ना। टॉल और वो इस टाइम की हाइट है, ठीक है। हाइट का क्या है, दो होते हैं, येलो और ग्रीन सीड कलर। अलाउ हिम टू सेट अप, ठीक है, ए बेसिक फ्रेमवर्क रूल governing inheritance which expanded over by later scientists to account all the diverse natural observations and complexity inherent in them, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे उसने कैरेक्टर लिए और अपना पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद बेसिकली क्या था कि मेंडल ने, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो मेंडल ने क्या किया था कि उनके पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट की थी, ठीक है। अब देखिएगा मैं एक टेबल बताता हूँ। कैरेक्टर रही थे मेंडल ने बेसिकली 7। नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ सीड की शेप की, ये कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी लक्षण होता है, ट्रेट भी लक्षण होता है।
ट्रेट क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग। अब एक वर्ड आता है कॉन्ट्रास्टिंग, CONTRAST। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब पता है क्या होता है बेटा? अपोजिट। अच्छा, सीड शेप, भाई सीड में शेप में अपने आप में कैरेक्टर है। अब इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखो क्या है। अभी डोमिनेंट रिसेसिव को छोड़ दो, ये बाद में कराएंगे डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है ना। या फिर ये टेबल देख लो, ये वाली। अब देखो, चलो यहाँ से लेते हैं। कैरेक्टर है नंबर 1, स्टेम की हाइट का है, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर अपने आप में एक होता है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। अब उसमें 2 अपोजिट ट्रेट हो सकते हैं भाई, एक तो टॉल प्लांट हो सकता है, एक ड्रॉप प्लांट, लंबा और बौना, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पर ये 7 दिख रहा होगा। 7 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा ये वाला कैरेक्टर जो है ये मटर के पौधे का क्रोमोसोम नंबर 7 शो करता है। यहाँ पर इसने आप लोगों के पूरी की पूरी टेबल नहीं दी है, ठीक है, टेबल को कम किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस टाइम की हाइट को डिनोट करने वाला क्रोमोसोम कौन सा है, उसको दर्शाने वाला क्रोमोसोम कौन सा है, तो क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है। ओके, सेकंड है फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर में देखो, एक तो बैंगनी है, वायलेट, और दूसरा है वाइट। वो कौन दर्शा रहा है? क्रोमोसोम नंबर 1 दर्शा रहा है, ठीक है। इसको, इस कलर को डिनोट करने के लिए कौन सा है, इस कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है? 1, ओके। फ्लावर की पोजीशन में आता है बेटा, एक तो आता है एक्सियल और एक आता है टर्मिनल। एक्सियल का मतलब पता है बेटा? एक्सियल का मतलब पता है क्या होता है? देखो, कोई भी फ्लावर इधर साइड में है, ठीक है, और टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड के ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई पत्ती नहीं होगी, तो टर्मिनल। अच्छा, इसको कौन दिखाता है? क्रोमोसोम नंबर 1। पॉड शेप, पॉड होता है मटर की फली। पॉड क्या होता है? मटर की फली, फली की आकृति। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? फुल, बड़ी, और कंस्ट्रक्टेड, सुकड़ी हुई। इसको कौन शो करता है? क्रोमोसोम नंबर 4। कौन शो करता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर 4 इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉड कलर, फली का रंग, ग्रीन और येलो, भाई ग्रीन है और येलो कलर की है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम नंबर 5। सीड का शेप, बीज के आकार की। राउंड और रिंकल्ड, राउंड क्या है? गोल, और रिंकल्ड क्या है? झुर्रीदार। क्रोमोसोम नंबर कौन रिस्पॉन्सिबल है? 4। सीड कलर येलो और ग्रीन, येलो क्या है? ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। अच्छा, अब इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करता हूँ बेटा। ये टेबल क्या करती है? डोमिनेंट क्या होते हैं? जो फर्स्ट जनरेशन में अपना इम्पैक्ट शो करते हैं, ठीक है, पहली पीढ़ी में अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। रिसेसिव क्या है? जो पहली पीढ़ी में अपना इम्पैक्ट शो नहीं करते हैं, दूसरी पीढ़ी में शो करते हैं, यानी कि एक जनरेशन का गैप। तो रिसेसिव का अगर आप लोगों को पूछा जाए तो ये जनरेशन गैप लेते हैं। जनरेशन का क्या लेते हैं बेटा? गैप लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करें सीड के शेप की। अगर मैं बात करूं सीड के शेप की, तो सीड के शेप की हम लोग बात करें तो सीड के शेप की, अब देखिएगा वही कैरेक्टर दे रहा है, सीड का शेप है। अच्छा, इस सीड के शेप के कैरेक्टर की बात करूं, अगर सीड के शेप की बात करूं तो इसमें राउंड और रिंकल्ड है। राउंड क्या है? डोमिनेंट, जो पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा। रिंकल्ड क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है। सीड कलर येलो ग्रीन, ठीक है। फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट आ गया। पॉड शेप, अब फुल क्या होती है बेटा? आपकी इन्फ्लेटेड, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टेड, सिकुड़ी हुई, इस तरीके की होगी। पॉड कलर ग्रीन और येलो, ठीक है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल देखो बेटा, यहाँ पर ठीक है पत्तियां हैं, यहाँ फ्लावर लग जाएगा, उसके ऊपर भी पत्तियां होंगी, यानी कि बिल्कुल टिप पे नहीं लगेगा। लेकिन टर्मिनल के ऊपर क्या होगा कि इनके ऊपर बेटा एक भी पत्ती नहीं होगी, फ्लावर ही होंगी सबसे ऊपर, ठीक है। स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्रॉप। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या है? 7 कैरेक्टर्स के पेयर बनाए, ठीक है ना। 7 कैरेक्टर लिए और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर पेयर बनाए। तो कैरेक्टर कितने थे? अगर हम लोग बात करें, कैरेक्टर कितने हैं बेटा? 7 है, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कितने हैं? 14 है, यानी कि उसमें 7 कैरेक्टर के पेयर बने। देखो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, मेंडल कंडक्टेड सच एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने क्या किया? इन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल मतलब उसने पॉलिनेशन खुद ने कराया, ठीक है, किसी को दूसरे को दिया नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। ट्रू ब्रीडिंग मतलब जो प्योर थी, ठीक है, पी लाइन्स एट ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अगर ट्रू ब्रीडिंग लाइन की बात करें, इज वन दैट, वो एक थी, हैविंग अंडरगोन द कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि उन्होंने क्या किया? कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन का काम लिया, ठीक है ना। शो द स्टेबल ट्रेट, जिन्होंने एक स्टेबल ट्रेट को लिया, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन, यानी कि सेवरल बहुत सारी अलग अलग जनरेशन तक क्या किया उन्होंने? अपने कैरेक्टर्स को क्या किया? एक्सप्रेस कराया, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज। मेंडल ने क्या किया? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज को बेटा सेलेक्ट किया एज ए पेयर, एक पेयर के फॉर्म में, विच वर, जो कि सिमिलर थे, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर, ठीक है, विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सम ऑफ द
कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ रिंकल सीड। अच्छा, कुछ जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे वो स्मूथ है, रिंकल सीड है, येलो एंड ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड फुल, और ये सारे के सारे क्या है उसकी जो टेबल के अंदर ही दिए हुए हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अभी क्या करें, पहला एक्सपेरिमेंट की बात करें, एंट्रेंस ऑफ वन जीन। वन जीन मतलब यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉर्मली सुनिएगा कि मेंडल के जो क्रॉस थे, ठीक है, आपके पास वर्ड आएगा वन जीन। तो वन जीन में आप लोगों को कैरेक्टर क्या लेना है, ये वाला कैरेक्टर तो एक होगा। वन जीन का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर तो ट्रेट कितने होंगे, उसके ट्रेट कितने होंगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इस टाइम की हाइट ली तो ट्रेट टॉल और ड्रॉप दो हो गए। आई बात समझ? तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।